गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स वीडियो डिस्कशन के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं दोस्तों। ये देख सकते हो, ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं। ये 8 महत्वपूर्ण सुर्खियाँ जिनको अपन वीडियो के अंदर 1 बाय 1 कवर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक पावर योजना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। महिला वैज्ञानिकों के लिए एक नई योजना दोस्तों, पावर योजना। नाम याद रखिए, पावर। ये दोस्तों किसके द्वारा शुरू की गई है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, यानी एक्ट के माध्यम से बनाया गया एक संगठन है जिसका नाम है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा महिला वैज्ञानिकों के लिए पावर योजना की शुरुआत की गई। आप फैक्ट याद रखिए दोस्तों, किसके द्वारा शुरू की गई है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। दूसरी चीज़ ये याद रखिए, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। ठीक है। पावर योजना का दोस्तों फुल फॉर्म भी यहाँ पे दे रखी है कि महिलाओं के लिए अनुसंधान में अवसरों का प्रोत्साहन देना। ये पावर योजना का फुल फॉर्म है दोस्तों, यानी प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। महिलाओं को अनुसंधान वगैरह के अंदर जो भी अवसर वगैरह हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए दोस्तों। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। और महिला वैज्ञानिकों को जो भारत की विभिन्न शिक्षण संस्थान हैं और जो भी रिसर्च से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उन कार्यक्रमों के अंदर लैंगिक जो असमानता है, यानी महिलाओं वैज्ञानिकों की जो उपस्थिति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और लैंगिक समानता सुनिश्चित की जाए। ये पावर योजना का मुख्य मकसद है। ठीक है दोस्तों। अगली योजना देखिए दोस्तों, ये सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र दोस्तों, ये अभी न्यूज के अंदर चल रहा था दोस्तों, आपको बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर दोस्तों, ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। और ये दोस्तों समुद्री डाटा संलयन के लिए, समुद्री जो डाटा है खासतौर से भारतीय नौसेना के लिए दोस्तों, ये इसका नोडल एजेंसी है। और जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, उसके बाद में ये डिसाइड किया गया था कि जो समुद्री डाटा है उनको इकट्ठा किया जाए, उनका एक नोडल सेंटर हो। और 2012 के अंदर भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा इस सेंटर की अनुमति दी गई थी। और 2016 के अंदर ये सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण क्षेत्र की शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसका मुख्य काम ये है कि भारतीय नौसेना को देश के जो समुद्र तट है, जितना बड़ा समुद्र तट है, उनसे संबंधित जो भी डाटा वगैरह है, जो भी कोस्ट गार्ड के अधिकारी वगैरह हैं, उनको एक इंटीग्रेटेड और एकीकृत क्या कम्युनिकेशन प्रदान किए जाए। और ये दोस्तों नेशनल कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसका भी नोडल केंद्र है। किसका? नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम का भी एक नोडल केंद्र है। याद रखना दोस्तों, सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र ये 2012 में गुरुग्राम के अंदर स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। और ये भारतीय नौसेना के लिए और जो कोस्ट गार्ड वगैरह है, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों कोस्ट गार्ड के बीच में और नौसेना के बीच में एक कम्युनिकेशन के तौर पे भी काम करता है। और जो जितना भी समुद्री डाटा वगैरह है उसको एनालाइज करके भारतीय नौसेना को इनपुट प्रदान करता है। ये चीज़ याद रखिए दोस्तों। और ये नेशनल कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम का भी एक नोडल केंद्र। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, आक्रोश योजना के बारे में बात करते हैं। ये योजना क्यों सुर्खियों के अंदर है? सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा आक्रोश योजना को 2021 से लेके 2026 तक, यानी 2021 से आगे बढ़ा के उसको 2026 तक आक्रोश योजना को अनुमति दे दी है। इसका कार्यकाल अब 2026 तक ये योजना लागू की जाएगी दोस्तों। ये एक अम्ब्रेला योजना है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रम रहते हैं उनसे संबंधित योजना की शुरुआत की गई थी। किसकी योजना है दोस्तों? आक्रोश योजना। एक ओ स्मार्ट योजना भी थी दोस्तों, वो भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की थी। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ये आक्रोश योजना है। और वायुमंडलीय विज्ञान जो कार्यक्रम है उनसे संबंधित ये योजना है। अगले 5 साल तक ये जारी रहेगी दोस्तों। आक्रोश योजना का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो ये है कि वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, प्रेक्षण प्रणाली और सेवाएं।
यानी अक्रोस का अर्थ हो गया एटमोस्फियर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग सिस्टम सर्विस। ठीक है, ये अक्रोस योजना का फुल फॉर्म है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मौसम हो गया, जलवायु हो गया, समुद्र के बारे में बेहतर तरीके से पूर्वानुमान वगैरह लगाना और जोखिम से संबंधित जो भी सूचनाएं वगैरह हैं, जैसे चक्रवात हो गया, तूफान आ रहा है या कोई तड़ित झंझा, इस तरह के हीट वेव के बारे में, ये सारी की सारी जानकारी प्रदान करता है दोस्तों। मौसम और जलवायु के लिए या जितने भी जोखिम वगैरह हैं उनका पूर्वानुमान लगाना और सेवाएं प्रदान करना, ये अक्रोस योजना का मुख्य काम है दोस्तों। और ये 2021 से लेकर 2026 तक जारी रहेगी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों। अगला दोस्तों वीर सावरकर के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि आज ही क्यों न्यूज़ के अंदर है। ये लगातार पिछले महीने से लगातार न्यूज़ में चल रहा है कि इनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। लेकिन अपने को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, अपने को इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो अपन पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले इनसे संबंधित इनका जो वीर सावरकर है, इनका जन्म दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर हुआ था और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में मित्र मेला संगठन, एक क्रांतिकारी युवा संगठन था दोस्तों, जिसका नाम क्या है, मित्र मेला। मित्र मेला क्रांतिकारी युवा संगठन की स्थापना वीडी सावरकर और गणेश सावरकर दोनों ने मिलकर 1899 में की थी। तो पहला फैक्ट तो ये याद रखिए दोस्तों। फिर इसको 1904 के अंदर जो मित्र मेला संगठन था उसका नाम चेंज करके 1904 में अभिनव भारत समाज का नाम रख दिया था दोस्तों। ठीक है, मित्र मेला से अभिनव भारत इसका नाम रखा गया था। और ये इटली के जो तरुण इटली के नाम से संगठन था यूरोप के अंदर, उसी के तर्ज पर वीडी सावरकर के द्वारा अपने भाई के साथ मिलकर की थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये भी याद रखिए कि वीर सावरकर वीडी सावरकर 1937 से लेके 1943 के तक ये हिंदू महासभा है, संगठन है दोस्तों, उसके अध्यक्ष रहे थे। 1937 से लेके 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे दोस्तों, ये भी याद रखा। और ये दोस्तों नास्तिकता और तार्किकता का समर्थन करते थे। ये नास्तिक थे और तार्किकता का समर्थन करते थे। जो हिंदू रूढ़िवादी विचार है उनका खंडन करते थे, ये रूढ़िवादी विचारों को नहीं मानते थे। इसके अलावा इन्होंने जब 1939 के अंदर, आपको पता है, जब कांग्रेस वगैरह ने जो प्रांतीय सरकार थी, 11 प्रांतीय सरकार थे, कांग्रेस सरकारों ने जब त्यागपत्र दे दिया था, तब हिंदू महासभा ने, क्योंकि उस टाइम ये अध्यक्ष थे, और हिंदू महासभा ने मिलके मुस्लिम लीग के साथ सिंध के अंदर, बंगाल और जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत है, तीनों के अंदर हिंदू महासभा ने इनके नेतृत्व में प्रांतीय सरकार बनाने में सहयोग किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप एग्जाम के अंदर कथन के तौर पर डाल देते हैं, अपने को पता नहीं चलता। तो हिंदू महासभा ने जब 1939 के अंदर कांग्रेस प्रांतीय सरकारों ने जब त्यागपत्र दे दिया था, तो मुस्लिम लीग के साथ में मिलकर इन 3 प्रांतों के अंदर सरकार बनाने के अंदर वीर सावरकर ने सहयोग किया था, हिंदू महासभा ने सहयोग किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने वीडी सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। कौन से संगठन की स्थापना की थी दोस्तों? फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी वीर सावरकर ने की थी। इसके अलावा उनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, जिनको रट लो आप। 3 महत्वपूर्ण रचनाएं। सबसे पहले तो आपको पता ही है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ये लिखी थी इन्होंने सबसे पहले। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसका इतिहास लिखा था 1857 के विद्रोह पर दोस्तों, उसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कहा था दोस्तों, पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। दूसरा दोस्तों, इसके द्वारा वीडी सावरकर जी के द्वारा मार्ले मिंटो सुधार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह, ये भी इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह, ये मार्ले मिंटो सुधार कब आया था दोस्तों? 1909 के अंदर। ठीक है, और तीसरा दोस्तों, हिंदुत्व नामक पुस्तक भी वीर सावरकर जी के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। और इसमें उन्होंने जिन्ना के द्वारा जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, यानी 2 राष्ट्रों की उत्पत्ति सिद्धांत का हिंदुत्व नामक बुक में इन्होंने वीर सावरकर ने समर्थन किया था। तो ये दोस्तों वीर सावरकर जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं, आपको एक साथ मैंने प्रोवाइड करवाया। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। हाल ही के अंदर इसका संस्करण रिलीज किया गया दोस्तों। कौन सा? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये दोस्तों
NSO के द्वारा जारी किया जाता है। सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, उसके अंतर्गत नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO उसके द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े हैं, डाटा वगैरह रिलीज किए गए हैं दोस्तों। और ये जो डाटा वगैरह हैं आपको बता दें तो पीरियोडिक लेबर फोर्स दोस्तों हर 3 महीने के अंदर जारी किया जाता है, यानी साल के अंदर हर 3 महीने के जो आंकड़े वगैरह हैं वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर जारी किए जाते हैं। और जो अभी जारी किया गया कल, वो जनवरी टू मार्च 2021 का जो बीच का आंकड़ा है, 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च 2021 है दोस्तों, उसके आंकड़े NSO के द्वारा जारी किए गए हैं। और आपको बता देता हूँ NSO दोस्तों इस सर्वे के अंतर्गत 2 प्रकार के डाटा इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले करंट वीकली स्टेटस, जब सर्वे कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो 7 दिन वीकली जब मान लो सर्वे करने जा रहे हैं तो उस टाइम किसी व्यक्ति के जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस है करंटली पिछले 7 दिनों के अंदर क्या स्थिति थी, वो करंट वीकली स्टेटस के अंदर डाटा इकट्ठा करते हैं। और दूसरा डाटा दोस्तों यूजुअल स्टेटस पूछा जाता है। ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं कि 365 दिन हो गया उससे ज़्यादा, यानी यूजुअल स्टेटस क्या है, तुम बेरोजगार हो या रोजगार कहीं रोजगार वगैरह कर रहे हो। इस तरह के 2 डाटा दोस्तों NSO के द्वारा इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर इकट्ठा किए जाते हैं, आप याद रखना दोस्तों। इसके अलावा ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसकी शुरुआत 2017 के अंदर की गई थी। इसके अंदर रोजगार और बेरोजगार से संबंधित जो आंकड़े हैं वो हर तिमाही के अंदर जारी किए जाते हैं, याद रखना। इसके अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह इस सर्वे के जो अभी जारी किया गया है उसके कुछ चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। इसमें यही 2 डाटा इकट्ठा करता है, इस तरह के तरीके से जारी करता है दोस्तों। देश के अंदर द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ पीपुल 15 साल और 15 साल से अधिक, भारत में बेरोजगारी दर कितनी है दोस्तों, 10.3%। ऐसे आंकड़े आपको कुछ ऐसे लगभग के तौर पे याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया के अंदर 15 साल से ऊपर, यानी 15 और 15 साल से ऊपर जो लोग हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी दर कितनी है, 10.3%, आप याद रखिए। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन फीमेल, यानी महिलाओं के अंदर क्या है कि बेरोजगारी की जो दर है दोस्तों वो 11.8% है। पहले पिछले साल 2020 के अंदर कितनी थी, 13.1% थी, जो 11.8% अभी भी महिलाओं की, अर्बन जो महिलाएं, शहरी महिलाएं हैं, उनकी अर्बन रेट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दोस्तों 11.8%, ठीक है। इसके अलावा जो पुरुषों की जो अर्बन मेल है, यानी शहरी आदमी वगैरह है दोस्तों, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.6% है। ये भी आप याद रखिए कि शहरी क्षेत्र के अंदर ऐसे आंकड़े अनुमान के तौर पे याद रखिए, जब नॉर्मल तरीके कि शहरी क्षेत्र के अंदर महिलाओं की तुलना के अंदर पुरुष ज़्यादा रोजगार प्राप्त करते हैं। बस यहाँ पे इस तरह के आंकड़े याद रखिए, ठीक है। और जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है दोस्तों अर्बन का, वो 43.1% है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन अर्बन, यानी 43% शहरी जनसंख्या है वो काम करने के अंतर्गत आती है दोस्तों, 43.1%, ठीक है। इसके अलावा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अर्बन, तो ये दोस्तों 47.5 है। तो इस तरह दोस्तों पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बात की। आप लगभग के तौर पे आंकड़े वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखिए। अगला दोस्तों PIB की न्यूज है, कल संसद के अंदर डाटा रखा गया था, राष्ट्रीय खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन, खाद्य तेलों पे राष्ट्रीय मिशन पाम तेल, ठीक है दोस्तों। ये इसमें डाटा ये रखा गया था कि 2020-21 के दौरान, क्योंकि आपको ही पता है अभी वनस्पति तेल जो खाद्य तेल वगैरह है, एडिबल ऑयल है, उनकी प्राइस वगैरह लगातार बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट ने डाटा रखा था कि 2020-21 के दौरान भारत ने 133 लाख टन खाद्य तेल है वो आयात किया था दोस्तों। जो ताड़ के तेल का कितना प्रतिशत है दोस्तों, 56%। इसका मतलब यह है कि भारत अपनी वनस्पति तेलों का 56% आयात के माध्यम से पूर्ति करता है। तो इसी की वजह से दोस्तों प्राइस वगैरह लगातार बढ़ती जा रही है। तो भारत सरकार के द्वारा 2020-21 के दौरान दोस्तों एक मिशन स्टार्ट किया गया था, ये राष्ट्रीय खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन पाम तेल दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारत का इम्पोर्ट बिल है, आयात का जो बोझ है दोस्तों, उसको कम करना है और खाद्य तेलों की जो घरेलू उत्पादन है, स्वदेशी उत्पादन है, उसमें आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों। और इस मिशन के द्वारा ये टारगेट रखा गया था कि घरेलू खाद्य तेल उत्पादन है वो अभी कितना है चल रहा है, भारत अपना खाद्य तेल कितना उत्पादन करता है, 10.5 मिलियन टन है,
वो भारत अपना खुद का घरेलू तेल उत्पादन करता है, उसको बढ़ा के 2024-25 तक 18 मिलियन टन करना है। ये इसका मिशन का टारगेट था दोस्तों। और याद रखना, ताकि आयात की जो निर्भरता अभी 60% के आसपास है, उसको कम करके 45% की जा सके। ठीक है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, विश्व के अंदर भारत सबसे बड़ा वनस्पति तेल का उपभोक्ता है, यानी वनस्पति तेल है उसका सबसे ज़्यादा उपभोग है। कंज्यूमर के तौर पे सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत है, चाइना भी नहीं है दोस्तों। चाइना को भी भारत ने रिप्लेस कर दिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा ये मिशन है, ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत की जो आयात की निर्भरता है उसको कम किया जाए, और 2024 तक 18 मिलियन टन है वो घरेलू खाद्य तेल है उसका उत्पादन सुनिश्चित करना। अब आपको वन लाइनर के करंट पे तौर पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया दोस्तों, अजय भूषण की अध्यक्षता में। अजय भूषण पूर्व वित्त सचिव है दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सचिव थे, और इनकी अध्यक्षता अजय भूषण पांडे, उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा गठित की गई है। क्यों की गई है दोस्तों? EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दोस्तों, उसके आरक्षण के जो मानदंड है उसकी समीक्षा करना। इसकी समीक्षा करना दोस्तों, EWS जो श्रेणी है, कोटा है दोस्तों, उसके आरक्षण मानदंडों की समीक्षा करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी अजय भूषण पांडे के नेतृत्व में सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा गठित की गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। इसके अलावा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिए दोस्तों। इस तरह आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी दोस्तों, मैंने आपके लिए कवर की है, और PIB के भी आपने देखा होगा मैंने कवर किए हैं। और शाम को आपको मिलते हैं दोस्तों डेली हिंदी करंट अफेयर्स क्विज शो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।